तो बात हो रही है बांग्लादेश की, जो आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां पिछले 35 साल की सियासत का एक पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है। पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो ना तो शेख हसीना है और न ही खालिदा जिया। तो भाई ये बदलाव आखिर हुआ कैसे और अब आगे क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूरे बांग्लादेश और दुनिया के सामने खड़ा है। आप सोचिए, दशकों तक बांग्लादेश की पूरी सियासत सिर्फ और सिर्फ दो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन अब जब शेख हसीना देश में नहीं है और खालिदा जिया का इंतकाल हो चुका है, तो सवाल ये उठता है कि सत्ता की इस खाली कुर्सी पर बैठेगा कौन। आज के हमारी इस पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव इतना अलग क्यों है, कौन है वो नए चेहरे जो सत्ता के दावेदार हैं, ये पूरा मामला कैसे एक ग्लोबल चेस गेम बन चुका है और आखिर में दांव पर क्या लगा है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर इस चुनाव को इतना अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड क्यों कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की राजनीति के उस दौर में जाना होगा जो अब खत्म हो चुका है। सोचिए, 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश में सत्ता का मतलब था या तो शेख हसीना या फिर खालिदा जिया। लेकिन 2024 में हुए छात्र आंदोलन ने, जिसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कहते हैं, इस पूरे समीकरण को ही पलटकर रख दिया। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और इसी के साथ एक पूरे राजनीतिक युग का अंत हो गया। अब शेख हसीना के जाने के बाद देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसके मुखिया थे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। इस सरकार ने 18 महीने तक काम किया और अब इतने लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश एक नए जनादेश के लिए तैयार है। तो हसीना जिया युग तो खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि इस खाली सियासी मैदान में कौन से नए खिलाड़ी उतरे हैं। देखिए, मुकाबला सीधा सीधा दो बड़े गठबंधनों के बीच है। एक तरफ है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का गठबंधन, जिसमें 10 पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ है जमाते इस्लामी का गठबंधन, जिसमें 11 पार्टियां हैं। लेकिन यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस छात्र आंदोलन ने ये पूरी क्रांति की, वो अब जमात के साथ खड़ा है। अब यहां पर जमाते इस्लामी को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक कट्टरपंथी विचारधारा वाली पार्टी है जो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थी। शेख हसीना ने इस पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन देखिए, आज ये पार्टी पूरी ताकत से राजनीति के सेंटर में वापस आ गई है। जब बात भारत की आती है तो दोनों गठबंधनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बीएनपी का गठबंधन सबसे पहले बांग्लादेश की बात करता है और गंगा जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर एक सख्त रवैया अपनाने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमात का गठबंधन, जो सबको हैरान कर रहा है, वो भारत के साथ सहयोगी संबंध बनाने का वादा कर रहा है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश के अंदर की बात नहीं है, बल्कि एक बड़े ग्लोबल चेस गेम का हिस्सा बन चुका है। ये एक आंकड़ा देखिए, इस सब कुछ साफ कर देगा। $1 ट्रिलियन। जी हाँ, इतना व्यापार हर साल बांग्लादेश के पास मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये रूट दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी आज ग्लोबल पावर प्ले का मैदान बन गई है। और इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला अमेरिका, जो यहाँ के सेंट मार्टिन द्वीप पर अपनी पहुंच चाहता है। दूसरा चीन, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और तीसरा भारत, जो अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और इसी जियोपॉलिटिकल चेस गेम के बीच सोर्स एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला दावा करता है। वो ये कि इस पूरी उथल-पुथल की जड़ में सेंट मार्टिन द्वीप है। ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना की सत्ता इसीलिए गई क्योंकि उन्होंने अमेरिका को ये द्वीप देने से साफ मना कर दिया था। और ये सिर्फ एक दावा नहीं है, अमेरिका के हाल के कुछ कदम इस कहानी को और मजबूत करते हैं। देखिए, अमेरिकी राजदूत सभी पार्टियों से मिल रहे हैं। 8 साल बाद अचानक अमेरिकी अनाज का इंपोर्ट शुरू हो जाता है और चुनाव से ठीक पहले एक सीक्रेट डील की खबरें भी आने लगती हैं। तो ये तो हुई बड़ी ताकतों की बात, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो बांग्लादेश के लोगों का है। इस क्रांति और चुनाव का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। जिस छात्र पार्टी ने इस क्रांति की आग जलाई, वो 300 में से सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी सिर्फ 10%। साफ है कि क्रांति करना एक बात है और सत्ता हासिल करना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर सत्ता की राजनीति का वो चेहरा सामने आता है जहां आदर्शों से समझौता करना पड़ता है।
बदलाव का नारा देने वाले छात्र आंदोलन ने जैसे ही जमात जैसी कट्टरपंथी पार्टी से हाथ मिलाया, उनके अपने ही कई नेता पार्टी छोड़ गए। और आखिर में ये है वो आर्थिक सच्चाई जिससे कोई भी नई सरकार भाग नहीं सकती। बांग्लादेश अपनी ज़रूरतों के लिए चीन और भारत पर इतना ज़्यादा निर्भर है कि कोई भी सरकार आए, उसकी विदेश नीति हमेशा इन ताकतों के दबाव में रहेगी ही। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये चुनाव बांग्लादेश के लिए एक नई लोकतांत्रिक सुबह है, या फिर जैसा कि सोर्स कह रहा है, ये सिर्फ बुरे और उससे भी बुरे के बीच एक चुनाव है? खैर, इसका जवाब तो बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ी को ही देना होगा।